इस वीडियो में 7 अक्टूबर 2022 को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें पूछे गए साइंस के प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो श्वसन प्रक्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में या फिर पायरुवेट में। उसके बाद वो पायरुवेट जो है टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और यहाँ पर ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ऊर्जा जो है मुक्त होती है और इसी ऊर्जा से जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो हरित लवक है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बाकी सारे कोशिकांग से अलग है, थोड़े यूनिक है। भाई क्यों यूनिक है? क्योंकि इन दोनों के पास जो है खुद का डीएनए होता है, बाकी सारे कोशिकांग के पास नहीं होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, वो अलग चीज है। ठीक, न्यूक्लियस को छोड़ दो तो बाकी सारे जो कोशिकांग है इन दोनों के अलावा उनमें आपको डीएनए नहीं मिलेगा और ना ही उनके पास खुद का राइबोसोम मिलेगा। लेकिन हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे प्रोटीन तो ये खुद से बना सकते हैं, न्यूक्लियस के पास जाने की जरूरत नहीं है। रसधानी जो है ये पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो मान लीजिए कि ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, तो ये रसधानी है। रसधानी के पास भी खुद की झिल्ली होती है, रसधानी के पास भी खुद की झिल्ली होती है। ये अगर रसधानी है तो रसधानी के पास भी खुद की झिल्ली होती है, और इसके झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये रसधानी है। ठीक है, ये रसधानी है। रसधानी की जो झिल्ली होती है खुद की, उसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। पेरोक्सिसोम ये भी जो है कोशिकांगी है, जिसका काम होता है जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करना। पेरोक्सिसोम का ये भी अपने आप में एक कोशिकांग है, जिसका काम होता है कोशिका के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उसके टॉक्सिसिटी को खत्म करना। हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है? ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो 7 से 7.8 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता गुणे में लंबाई बट्टे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो अनुप्रस्थ काट होता है वो सर्कुलर होता है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो प्रतिरोध है वो सीधा समानुपाती है लंबाई का, व्युत्क्रम अनुपाती है एरिया का, या फिर आप बोल सकते हो व्युत्क्रम अनुपाती है जो काट की त्रिज्या है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। यहां पर अनुक्रमानुपाती लिखा हुआ है तो ये आंसर तो होगा नहीं। पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यह कथन भी असत्य है। व्युत्क्रम अनुपाती नहीं है, अनुक्रमानुपाती है, यानी कि समानुपाती है। पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यह बिल्कुल सही है। पदार्थ का प्रतिरोध इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, नहीं व्युत्क्रम अनुपाती है, तो यह कथन भी असत्य है। रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की पहचान कीजिए। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की पहचान हमें करनी है। पेपर बैग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, चाय की पत्ती जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, सब्जियों के छिलके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जो दूध की थैलियां होती हैं जिसमें दूध को पैक किया जाता है वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का एक टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समानांतर क्रम में 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा डैश है। देखिए सवाल में जो है 2 टाइप के सर्किट्स आपको दिए गए हैं। जो एक सर्किट है उसमें 3 डिवाइस लगे हुए हैं, 3 डिवाइस लगे हुए हैं, और तीनों के तीनों जो लगे हुए हैं वो समानांतर क्रम में लगे हुए हैं 220 वोल्ट के सोर्स के साथ। समझे आप?
ये 3 डिवाइस कौन से हैं? 40 ओम का एक इलेक्ट्रिक लैंप है, तो मान लीजिए कि ये 40 ओम है। उसके बाद एक वाटर फिल्टर है, नहीं, एक टोस्टर है जो कि 200 ओम रेजिस्टेंस वाला है, और एक वाटर फिल्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम है। धारा जो है प्रवाहित होगी। अब इस पूरे सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है ना, उतना ही करंट जो है एक इलेक्ट्रिक आयरन ले रहा है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, जब उसको जोड़ा गया इतने ही पावर सोर्स से, तो विद्युत धारा कितना लिया जा रहा है भाई? जितनी विद्युत धारा इसमें बह रही है, मान लो कि इसमें बह रही है आई, इसमें बह रही है आई, तो इसमें जो है विद्युत धारा आई ली जा रही है। और ये आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका प्रतिरोध भी हमें नहीं पता है, तो ये भी हमसे आई थिंक पूछा गया है। हाँ, ये भी हमसे पूछा गया है। और ये धारा जो है कितनी बह रही है, ये भी आपसे पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले सर्किट में जो टोटल धारा बह रही ना, उतनी ही धारा जो है ये सर्किट में बह रही है, इस वाले सर्किट में बह रही है। आयरन का प्रतिरोध हमें नहीं पता है, लेकिन जब इसे 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया तो धारा उतनी ही बह रही है जितनी कि इस सर्किट में बह रही है। तो आपको वो धारा चाहिए, धारा जो है आपको निकालनी है। साथ में इस आयरन का रेजिस्टेंस कितना है ये आपको पता करना है। तो देखो, हम यहां पर धारा तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं ओम के नियम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 1/40 प्लस 1/200 प्लस 1/400, इन सारे का एलसीएम कितना आ जाएगा? 400। तो 40 दाही का 400, 200 गुने में 400, तो यहां पर 200 हो जाएगा और यहां पर 1, ये बराबर हो जाएगा 10 2 12, 12 और 13, 13/400। यहां से R इक्विवेलेंट आ जाएगा 400 और बट्टे में 13। ये देखो समतुल्य प्रतिरोध है। अब हमें धारा चाहिए, ये धारा चाहिए, ये I चाहिए इस वाले सर्किट के लिए। तो I बराबर V बट्टे में R होता है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। V का मान जो है 220 है, V का मान 220 है, और प्रतिरोध हम लोगों ने निकाला यहाँ पर 400 बट्टे में 13 है, तो ये हो जाएगा 13 बट्टे में यहाँ पर 400। 1 0 से 1 0 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये 2 से 11 बार में खत्म होगा, और ये 20 बार में। तो 11 गुने में 13 और बट्टे में यहाँ पर 20 है। ये मान आपको मिलेगा 7.15 एम्पियर, जो कि एक ही विकल्प में आपको यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि ये सारे के सारे जो हैं कट जाएंगे, छट जाएंगे। बी हमारा आंसर। इतनी ही धारा जो है इस वाले सर्किट में फ्लो हो रहा है, यानी ये जो आयरन है ये इतनी धारा जो है ले रहा है। अब आयरन का प्रतिरोध चाहिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे R = V बट्टे में I। V का मान यहाँ पर 220 है बट्टे में I जो है यहाँ पर 7.15 है, तो ये मान 400 बट्टे में 13 के बराबर ही आएगा। 400 बट्टे में 13 के बराबर ही आएगा। देखिए सीधी सी बात है, जो पावर सोर्स है वो एक समान है, ठीक, धारा जो है दोनों में एक समान बह रही है, तो ये जो आयरन है इसका जो प्रतिरोध होगा ना, इस तीनों के समतुल्य के बराबर होगा। ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो समतुल्य आया ना, ये जो समतुल्य आया इतने ही प्रतिरोध का जो है ये आयरन है, तभी तो धारा उतनी ही बह रही है जितनी कि इसमें बह रही है। जो इस तीनों का समतुल्य आएगा ना, उसके बराबर का प्रतिरोध जो है इस आयरन का है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 400 बट्टे 13 का जो मान आएगा वही आएगा, तो ये 30.77 हो जाएगा ओम। तो ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर आपने R इक्विवेलेंट निकाला यही मान जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर। जब दो आयनों का विनिमय होता है तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। 12 वोल्ट की एक बैटरी R प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। यदि परिपथ से 2.4 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो R का मान ओम में क्या होगा? तो R बराबर V बट्टे में I हो जाएगा। V का मान जो है 12 दिया गया है, I का मान जो है 2.4 मिली एम्पियर है, तो इसको हम लोग
एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। एम्पियर में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया है, तो ये बराबर हो जाएगा 12,000 और एक जीरो और डाल दो यहाँ पर, तो ये 24 हो जाएगा। अब 12 दुनिया में 24 हो जाएगा और ये 5000 ओम निकल करके आएगा। ओम में जो है 5000, बी हमारा आंसर। मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है। इसलिए शीर्ष से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है? यह सवाल एज इट इज पहले भी एक बार आ चुका है, स्टार्टिंग में ही जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग में ही एक बार ऑलरेडी ये सवाल सेम टू सेम पूछा जा चुका है, अगर आपको याद हो तो। मुझे तो याद है। तो सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, तो समान आकार का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में भी बनता है और समतल दर्पण में भी बनता है। उत्तल दर्पण में नहीं बनता है तो ये कट जाएगा। ठीक। शरीर का मध्य भाग छोटा है, यानी बीच में उत्तल दर्पण है, बीच में उत्तल दर्पण है। यहां पर अवतल लिखा हुआ है तो ये कट जाएगा, यहां पर समतल लिखा हुआ है तो ये कट जाएगा। उत्तल में छोटा बनता है, सही है। और पैरों का आकार बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, तो सी हमारा आंसर। न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड्स के टाइम में 54 तत्व मौजूद थे। इन तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत किया था बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, बढ़ते हुए परमाणुविक द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस डैश है। ये जो आप चिप्स एंड कुरकुरे के पैकेट्स देखते हैं जो फूले हुए होते हैं, बाहर से देखने में आपको लगता है कि वाह भरा हुआ है, लेकिन जब आप खोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा मिलता है, पूरा का पूरा जो है उसमें गैस भरी होती है। तो इसमें ना नाइट्रोजन गैस भरी गई होती है, नाइट्रोजन गैस भरी गई होती है। देखो इसमें से एयर को निकाल लिया गया होता है, या फिर बोल दो ऑक्सीजन को निकाल लिया गया होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब ये चिप्स या कुरकुरे जब ये आते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये जो आपके चिप्स कुरकुरे होते हैं ये ऑयली होते हैं, ये ऑयली होते हैं, फैट्स होता है इनमें। तो जब ये ऑयली फूड्स, फैटी फूड्स जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जो ऑयली फूड्स होते हैं, फैटी फूड्स होते हैं, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। और जैसे ही ऑक्सीडेशन होने लगेगा तो इसका टेस्ट जो है ये खराब हो जाएगा। ठीक है, इसका जो स्मेल है ये खराब हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट खराब हो जाएगा, स्मेल खराब हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म भी है जिसे कहा जाता है रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी है, नैन्सी दीदी नहीं है। ठीक है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी जो है ये ऑयली फूड या फैटी फूड का ऑक्सीडेशन है, जिसके कारण टेस्ट एंड स्मेल जो है ये खराब हो जाती है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ऑक्सीजन को हटा करके, ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो। जरा सा भी इसमें छेद हो गया ना पैकेट में, उसके बाद आप छोड़ दो, देखो 2-3 दिन के बाद उसको खाना, स्मेल भी खराब हो चुका होगा, टेस्ट भी खराब हो चुका होगा, क्योंकि उस छेद से जो है एयर अंदर जाएगी, उसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीडाइज कर देगी इस पूरे ऑयल एंड फैट्स को। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि, तो जैसे जैसे हम लोग सीधे धारावाही चालक से दूर जाएंगे, जो सर्कल है ये बड़ा होता जाएगा। सर्कल बड़ा होता जाएगा मतलब जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि है वो बड़ी होती जाएगी, तो वृद्धि होती है। डी हमारा आंसर। इनमें से कौन वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? विज्ञान और मैथमेटिक्स दोनों को मिक्स किया था। ये कौन थे? ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल। डी हमारा आंसर। इन सारे ही वैज्ञानिकों के बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिसे हम लोग चार्ल्स डार्विन भी कह देते हैं, इनकी एक किताब है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज।
जाति की उत्पत्ति या प्रजाति की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद ओपेरिन, ओपेरिन की जो किताब है इसी से मिलती जुलती है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। भाई पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहली बार कैसे हुई थी, इसके बारे में है इस किताब में। मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं मेंडल। ओपेरिन एंड हाल्डेन, ये वही ओपेरिन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओपेरिन एंड हाल्डेन, इन दोनों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड एक थ्योरी दिया था जिसे कहा जाता है बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवों की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत, जीवों की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जो पहली बार जीवन का निर्माण हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम जो पृथ्वी पर एक लाइफ क्रिएट हुआ, वो हुआ था जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जो कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक अणु थे, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है ना, अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे आपस में आकर के कंबाइन होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तब जाकर के एक लाइफ क्रिएट हुआ था। यानी इनका कहना था कि देखिए इनऑर्गेनिक सबस्टांस थे, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, इन सारे से जो है ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण हुआ, ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण हुआ। और फिर ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है, जैसे कि प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी एक सेल के निर्माण के लिए चाहिए होता है, उन सारे का निर्माण होता है। फिर ये आते हैं एक साथ जो है कंबाइन करते हैं और इससे जो है एक लाइफ क्रिएट होता है सेल के फॉर्म में। तो इसी को कहा गया बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए बहुत सारे सिद्धांत हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित, जो है कई सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से एक है बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। और सबसे ज्यादा जो मान्यता आज के समय में दी गई है वो इसी सिद्धांत को दी गई है, बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब जो इन्होंने कहा कि भाई अकार्बनिक पदार्थ थे पृथ्वी पर, उनसे जो है कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ, फिर कार्बनिक पदार्थ से जो है जीवन की उत्पत्ति हो गई। अब ये बात कितनी सच है, भाई झूठ है या सच में ऐसा ही हुआ था एक समय में, इसकी सत्यता को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया यूरे एंड मिलर ने, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैनली एल मिलर। यूरे एंड मिलर, ये दो वैज्ञानिक है, यूरे एंड मिलर। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया कि जो ओपेरिन एंड हाल्डेन ने कहा है कि भाई अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बना, उसके बाद जीवन की उत्पत्ति हुई, क्या सच में ऐसा हुआ था? तो इन दोनों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, है ना, यूरे एंड मिलर ने। और म्यूटेशन थ्योरी भी एक थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के, जिसे दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। इन सारे वैज्ञानिकों के बारे में ये सारी बातें जो है ध्यान में रखिए। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग डैश प्रतिदिन होता है। तो जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है वो 180 लीटर बनता है एक दिन में, और इस 180 लीटर से यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है? 1 से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर प्रतिदिन। जल में डूबे हुए कांचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य करता है, तो उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। उत्तल लेंस ही है जो बड़े साइज का प्रतिबिंब बना करके देगा। फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर हो गया। वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर के उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। पदार्थ एक्स का नाम क्या है? तो इस प्रकार से जो है पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब इसमें जल मिलाया जाता है ना, तो फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और कठोर हो जाता है। समझे आप? तो हम आंसर जो है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मारेंगे, ना कि जिप्सम मारेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाया जाता है तो ये कठोर हो जाता है क्योंकि वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। आंसर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। शॉर्ट में इसे हम पीओपी बोलते हैं। पीओपी का इस्तेमाल जो है मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है। और आजकल आप देखते होंगे जो फॉल्स सेलिंग जो बनाई जाती है उसमें पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। काफी अच्छे अच्छे डिजाइन जो है बनते हैं पीओपी से। एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा डैश कहलाती है। तो लेंस के केस में दो मुख्य फोकस होते हैं। जैसे ये उत्तल लेंस है, ये f1, तो ये f2। तो ये दो मुख्य फोकस होते हैं ना, जो मुख्य अक्ष पर होते हैं।
गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? तो गर्भ निरोधन की कई सारी विधियां हैं, जिसमें से एक विधि है रोधक विधि, जिसमें कॉन्डम जो है आता है। तो कॉन्डम का इस्तेमाल जो है किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, लेकिन इसका एक और बेनिफिट है कि HIV इन्फेक्शन से ये कॉन्डम जो है बचाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। सारे का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो 2 8 2 8 8 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 2 5 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 2 8 3 हो जाएगा, इसका 2 8 2 हो जाएगा। तो बायतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम के केस में है, सी हमारा आंसर। 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में है। 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के केस में है। कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है? कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक है ही नहीं भाई, ऐसा कोई यौगिक होता ही नहीं है। ये तो मार्श गैस है, मीथेन है, ये आपका है इथेन, ये है बेंजीन, है ये है बेंजीन, ये कोई यौगिक नहीं है, सी हमारा आंसर। निम्न में से कौन सा यौन संचारित विषाणु जनित रोग है? गोनोरिया जो है यौन संचारित है, बट ये जीवाणु जनित है। सिफिलिस यौन संचारित बीमारी है, लेकिन ये जीवाणु जनित है। एड्स जो है यौन संचारित बीमारी है, लेकिन ये विषाणु जनित है। पीलिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, पीलिया तो अपने आप में सिम्टम है ना, एक लक्षण है जो हमें बताता है कि लीवर की ये बीमारी है। जब भी लीवर प्रभावित होगा तो पीलिया देखने को मिलेगा। तो पीलिया अपने आप में एक लक्षण है, सिम्टम है, जिससे पता चलता है कि जो बीमारी है वो लीवर से रिलेटेड है, या लीवर जो है उस बीमारी में प्रभावित हो रहा है। सुनील चावल के आटे का पेस्ट बनाता है और पेस्ट में आयोडीन के विलयन की बूंद मिलाता है, उसे क्या दिखाई देगा? तो जो चावल है ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। चावल में जो है स्टार्च होता है, और स्टार्च के प्रेजेंस में जो आयोडीन सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो पेस्ट का रंग नीला काला हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। पेस्ट का रंग नीला काला हो जाना, ये नीला काला हो जाएगा क्योंकि जो आयोडीन सोल्यूशन का कलर है ना वो नीला काला हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि चावल में जो है ये जो चावल के आटे का जो पेस्ट है उसमें क्या है? स्टार्च है। तो स्टार्च की उपस्थिति को जानने के लिए आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट किया जाता है। आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट किया जाता है स्टार्च की उपस्थिति को जानने के लिए। मान लीजिए कि एक चिकित्सक द्वारा, एक डॉक्टर के द्वारा +2.5 डायोप्टर क्षमता के संशोधन लेंस की सलाह दी गई है। इस लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो F = 100/P हो जाएगा, 100/2.5 हो जाएगा। तो यहां पर 40 सेंटीमीटर जो है फोकल डिस्टेंस, प्लस साइन के साथ। प्रोपेनॉन में कितने द्विबंध होते हैं? कीटोन फैमिली का पहला मेंबर होता है प्रोपेनॉन। कीटोन फैमिली का पहला मेंबर होता है प्रोपेनॉन, और इसी को एसीटोन भी कहा जाता है। एसीटोन जो है ये साधारण नाम है। तो देखो डबल बॉन्ड एक है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, बी हमारा आंसर। ऑर्स्टेड के प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है? ऑर्स्टेड के प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है? ऑर्स्टेड ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगाया कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबकीय दिक् सूचक की सुई विक्षेपित होती है, तो ये सही है। अगर धारावाही चालक है तो उसके बगल में अगर हम चुंबकीय दिक् सूचक की सुई रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन जो है शो होगा। धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सही है। एक धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबकीय दिक् सूचक की सुई के विक्षेपण की दिशा धारा की दिशा उलटने पर परिवर्तित नहीं होती है, यह गलत है। अगर धारा की दिशा को पलट देंगे ना तो जो विक्षेपण की दिशा है, ये जो दिक् सूचक की सुई होती है इसमें जो विक्षेपण की दिशा है वो भी पलट जाएगी। तो सही कौन सा है? 1 और 2। 1 और 2 सही है, यानी कि डी। निम्न में से कौन सा एक ग्लूकोज है? यह है जहरीली शराब मेथनॉल।
ये है ग्लूकोज, ये है सुक्रोज, घरों में जो चीनी खाते हैं हम लोग, और ये है इथाइन, इथाइन नहीं एथीन, एथीन बोल दो या फिर इथाइलिन बोल दो, इथाइलिन भी कहा जाता है। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है? यही तो है इथाइलिन। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन इथाइलिन है या फिर एथीन है। और इस गैसीय पादप हार्मोन के कारण जो फल है प्राकृतिक रूप से पकते हैं, नेचुरली पकते हैं पेड़ों पर। ग्लूकोज के बारे में पूछा गया है फॉर्मूला, तो बी हमारा आंसर। तो यहां पर ये वीडियो जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।